जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज मैं बात करने वाला हूं, मैं वोट किसको दूंगा। आज 3 तारीख है, 5 तारीख को इलेक्शन है। अब आप चौंके होंगे ये जानकर कि मैं वोट किसको दूंगा। देखिए, ये आचार संहिता के भी अगेंस्ट है और ये बेसिक नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है कि मैं आपको बताऊं कि मैं वोट किसको दूंगा। लेकिन देखिए, मैं पत्रकार तो हूं नहीं, पहले भी बता चुका हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं, एक शिक्षक हूं। ये दूसरी बात है कि पत्रकार बंधु मुझे अपने पैनल में बुला लेते हैं, डिस्कशन में बुला लेते हैं और मैं टीवी चैनल्स में जाता हूं और यूट्यूब चैनल्स में जाता हूं, लेकिन मैं पत्रकार नहीं हूं। लेकिन मैं पत्रकारों से बहुत कुछ चीजें सीखता रहता हूं। जैसे जब इलेक्शन हो जाता है, मतलब डिक्लेयर हो जाता है, या जिस दिन पोलिंग होती है, तो पत्रकार बंधु मैं यूट्यूब में देखता हूं, वो जाते हैं वहां पर और जो वोटर्स हैं उनसे ये पूछते हैं। अब ये तो पूछ नहीं सकते कि आप किसको वोट देंगे, ना वो आदमी बताने को तैयार होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि जब आप वोट देंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा। तो मैं भी उसी तरह के जवाब दूंगा जो मेरे पत्रकार बंधु करते हैं और जनता उसका जवाब देती है। मैं ये नहीं बताऊंगा वोट किसको दूंगा, लेकिन मैं हाँ ये जरूर बताऊंगा कि 5 तारीख को जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा और वोट डालने से पहले मैं क्या सोचूंगा। देखिए, पहली चीज तो मैं ये सोचूंगा कि आज सुबह दैनिक जागरण में एक फ्रंट पेज पे हरियाणा के पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट छपा है, पूरे पन्ने का। मतलब कितने हजारों लाखों रुपए उस पर खर्च हुए होंगे। आखिर ये पैसे किसके हैं और इतना पैसा आया कहां से? क्या ये चुनावी बॉन्ड का पैसा है, या पीएम केयर फंड का पैसा है, या बड़े पूंजीपति का पैसा है? इतना पैसा, पूरा का पूरा फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट एक पार्टी के लिए। नाम नहीं बताऊंगा किस पार्टी का है, आप गेस कीजिए, आपकी इच्छा, आप दैनिक जागरण में देख लीजिए। लेकिन जिसके पास इतना पैसा है और देश की जनता इतनी कराह रही है, देश की जनता इतनी परेशान है कि उसको खाने का तेल खरीदने में परेशानी हो रही है, उसको सब्जी और फल खरीदने में परेशानी हो रही है, और एक राजनीतिक दल के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो पानी की तरह उसको बहा रहा है। तो पहले तो मैं ये सोचूंगा कि जो पार्टी जिसके हर जिले के अंदर एक 5 स्टार ऑफिसेज हैं, एयर कंडीशनड ऑफिसेज हैं, और जिस क्षेत्र के लोग हैं जाके देख सकते हैं कि उनके कार्यालय कैसे हैं, और कांग्रेस का या जजपा का या इंडियन नेशनल लोकदल का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कैसा। मैं नाम पार्टी का नहीं लूंगा, मैं इनडायरेक्टली फंस गया, मैंने ये कहा तो आप समझ गए होते कि मैं किसको संदर्भ, मैं किसी का संदर्भ नहीं ले रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं। लेकिन आपके जनपद में जितने भी पार्टियां हैं उनके कार्यालयों की एक बार कृपा करके विजिट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से वहां पे 5 स्टार ऑफिसेज बनाए गए हैं, और बाकी पार्टियों का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके पास अथाह पैसा है। और फिर ये जानने का दिमाग में सोचिएगा ये जो अथाह पैसा है ये आया कहां से, किसका पैसा है ये? क्या ये हमारा आपका जो जीएसटी से पैसा वसूला गया है वो है, या पेट्रोल डीजल पर जो अनावश्यक टैक्सेस लगाए गए हैं, या एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये वो पैसा है? ये आपको सोचना है। मैं तो एक वोटर हूं, मेरे दिमाग में क्या होगा मैं बता रहा हूं। नंबर 1, अथाह पैसा। दूसरी तो आप देखिए कितना पैसा, कौन सा दल कितना पैसा बहा रहा है, और कौन सा दल ऐसा है जो पैसा तो बहा रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम बहा रहा है। एक नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं उस दल को कतई वोट नहीं दूंगा, किसको दूंगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको नहीं दूंगा जो कि हमारे देश के अंदर देश की जनता को कपड़ों से पहचानता है और खुलेआम यह आह्वान करता है कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे। कपड़ों से कैसे पहचान लेंगे भाई? अगर आप जैसे लोग होते आज से 70-80 साल, 100 साल पहले, तो महात्मा गांधी को कपड़ों से देखकर पहचानते। महात्मा गांधी तो एक धोती में पूरे विश्व में घूमे थे, बल्कि जब वो ब्रिटेन गए थे और वहां जाके उन्हें वहां मिलना था वहां के प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गए वो उसी धोती के अंदर और उसी प्रकार उनका स्वागत हुआ, और जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ वो अभूतपूर्व है। और आज भी बड़े बड़े
देश के राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश के राष्ट्रपिता के सामने मस्तक झुकाते हैं और सिर झुका के खड़े रहते हैं। यह है भारतवर्ष की ताकत। आप कपड़ों से पहचानेंगे, फिर आप पगड़ी से पहचानेंगे, फिर आप टोपी से पहचानेंगे, फिर आप जनेऊ से पहचानेंगे। क्या जो आदिवासी लोग हैं, बहुत सारे सुदूर जंगलों के अंदर, आप उनको कपड़ों से पहचानेंगे? क्या इस भारतवर्ष के अंदर रहने का केवल उसको अधिकार है जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो दिन में 5 ड्रेस बदलता है? जिस बेचारे के पास खाने को पैसा नहीं है, जिसको कपड़े पहनने का पैसा नहीं है, जिसको यह जिम्मेदारी सरकार की थी कि देश के गरीब से गरीब आदमी को कपड़ा दे, खाना दे, मकान दे, पानी दे, चिकित्सा व्यवस्था दे, अगर आप उसको कपड़ा और पानी नहीं दे पाए और आपने देश की सारी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दी, जो विश्व के बड़े बड़े नंबर के निवेशक बन गए और पूंजीपति बन गए, और देश की 80 करोड़ जनता को आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तब वो जिंदा रह रहे हैं, और आप उसके बाद कहते हैं कपड़े से पहचानेंगे। इसका मतलब यह है, जो फटेहाल कपड़े वाला है, जिसके बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप उसको धिक्कारेंगे। तो मैं जब वोट देने जाऊंगा, मेरे दिमाग में क्या हो, क्योंकि मैंने बचपन से वो भारतवर्ष देखा है, वो देश देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं देखा। और भारतवर्ष की जो मैं कल्पना करता हूं, वो ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करता हूं जिसमें 142 करोड़ लोग, चाहे वो किसी धर्म और जाति के हों, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाले हों जो मैं हूं, आर्य समाज को मानने वाले हों, अम्बेडकराइट्स हो, पेरियार को मानने वाले हों, अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले हों, किसी प्रकार की उनकी पूजा पद्धति हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, कोई भी उनकी प्रतिक्रिया हो, किसी को भी अपमान न हो, और सबको एक समान अधिकार इस देश के अंदर मिले, क्योंकि यही मेरे देश की विरासत है और यही इस देश को एकजुट रख सकती है और इस देश को मजबूत बना सकती है और देश को विश्वगुरु बना सकती है। अगर इस देश के अंदर आप कपड़ों से पहचानेंगे, आप खान पान से पहचानेंगे, तो आप एक ऐसी भीड़ पैदा कर रहे हैं जो कि लोगों को अनावश्यक उनके दिमाग पे कब्जा करके, उनको नैरेटिव्स में फंसाकर आप उग्र भीड़ में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे गोडसे हुआ था, जिसको मैं मुर्दाबाद अपने कार्यक्रम में कहता हूं, हमेशा कहता हूं, वो भी मेरे ख्याल से उसी प्रकार की विचारधारा से उपजा हुआ एक व्यक्ति था, जिसके अंदर घृणा व्याप्त थी, जिसके अंदर प्रेम और मोहब्बत का नामो निशान नहीं था, और उस व्यक्ति ने विश्व के महानतम संत, जहां पे विश्व के ज्यादातर देशों में उस महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, स्टैचू लगी है, जहां सब लोग मत्था टेकते हैं, उस व्यक्ति को 3 गोलियां मारी थी। और वो व्यक्ति इतना बड़ा सनातनी था और इतना बड़ा वैष्णव था कि मरने से पहले भी वो हे राम कह के मरा था। ये जो घृणा पैदा करने वाले लोग हैं, मैंने वोट नहीं दूंगा। मैं उनको भी वोट नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे देश के अन्नदाताओं को, देश के 60% लोगों को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले लोगों को, हमारे देश को कोविड के अंदर जब हमारे देश की जीडीपी -17% चली गई थी, 3.5% की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से देने वाले मेरे वीर अन्नदाताओं को, जिन लोगों ने उनके रास्ते पे कीले गाड़ी हैं, उनके ट्रैक्टर्स तोड़े हैं, उनको फर्जी मुकदमों में पंजीकृत किया है, लखीमपुर खीरी के अंदर अपनी जीप के नीचे उनको कुचला है, मैं कम से कम उनको वोट नहीं दूंगा। पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, कैंडिडेट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगा। एक वोट है मेरा केवल, लेकिन मैं उसको वोट दूंगा जो कि महात्मा गांधी की अहिंसात्मक लोकतंत्र और असहयोग को बढ़ाने की बात करेगा, जो दमन चक्र की बात करेगा, जो पुलिस के माध्यम से लोगों के सिर फोड़ने की बात करेगा,
जो रास्ते में बोल्डर्स लगा के उनके रास्ते को रोकने की बात करेगा, जो अश्रु गैस के गोले द्रोण के माध्यम से छोड़ के उनकी आंखें फोड़ेगा, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पार्टी का नाम बताऊंगा तो हो सकता है आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए। लेकिन वोट देते समय मैं ये सोचूंगा कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी सरकार बने, वो ऐसी सरकार बने जो गरीबों के बारे में सोचे। अमीरों के लिए सोचने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। अमीरों के पास खुद इतनी धन संपदा है कि वो अपना हित खुद सोच सकते हैं। गरीबों को संरक्षण की आवश्यकता है, उनको सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे देश की बेटियों को सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है, वैसे ही देश के गरीब लोगों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक पार्टी के प्रणेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि सरकार का मात्र एक काम है, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। और मैं उस पार्टी का साथ नहीं दूंगा, उसको वोट कतई नहीं दूंगा जो कि अमीरों के हाथ को मजबूत करता है, उनके ऋणों को माफ करता है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करता है। हर निर्णय इसलिए होता है कि पूंजीपतियों को फायदा हो जाए और देश के गरीब और गरीब हो जाए, और केवल अपने जीने को ही वो ये समझ लें कि उनका अच्छे दिन आ गए हैं। 5 किलो अनाज बनाएं और उसी को खाएं, और उसके बाद उनकी जीवन से कोई अपेक्षा न रहे। जब घर में किसी की मौत हो जाए तो साइकिल में उसको लेके जाएं, उनको एम्बुलेंस ना मिले, हॉस्पिटल से उनको निकाला जाए, सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज किया जाए, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए, बड़ी बड़ी स्टैच्यूज बनाई जाएं, और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दिए जाए। ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दूंगा। यह नहीं बताऊंगा मैं वोट किसको दूंगा, क्योंकि वो उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन यह बताऊंगा कि मैं वोट किसको नहीं दूंगा, और ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगा जो मोहब्बत की बात करता है, जो शांति की बात करता है, जो सद्भाव की बात करता है। एक मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, एक मूर्खों को एक साधन मिल गया है। राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा गोहाना की जलेबे के बारे में, पंडित माथुराम की ये जलेबा है, मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये कल्पना करता हूं कि ये जलेबी इस स्तर पे न केवल बिके, और ये भी बताया कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी उनसे, पंडित माथुराम से। यह है कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ये इतनी लार्ज स्केल में जलेबा बने जिसका स्वाद इतना अच्छा है, जो अपनी एक ब्रांड रखता है, एक ब्रांड वैल्यू है उसकी, कि उसकी फैक्ट्री लगे और उसका न केवल हिंदुस्तान के अंदर बेचा जाए बल्कि विदेश में एक्सपोर्ट। और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे इमरती और जलेबा की फैक्ट्री। अरे बुद्धिमान लोगों, हल्दीराम की सेक्टर 62 में नोएडा के अंदर फैक्ट्री है। जाके उसको देख लीजिए, उसको विजिट कर लीजिए। जितने भी उनके आउटलेट्स हैं वहीं से उनकी मिठाई और नमकीन सप्लाई होती है। ये हाथ से बैठ के वो जो कल्पना हमारे पुराने समय की थी, जब भड़भूजे चना और मुरमुरा भूना करते थे और बिस्किट हम लोग अपने घर से आटा चीनी और दूध और घी लेके जाया करते थे और अपने सामने खड़े होकर बिस्किट बनाते थे। अब वो समय गया महाराज। आप अकबर और बीरबल और टीपू सुल्तान और हैदर अली के जमाने में जी रहे हैं शायद। ये 21वीं शताब्दी है। अब सब चीजें फैक्ट्री से बनती हैं, नमकीन भी फैक्ट्री से बनता है, मिठाई भी फैक्ट्री से बनती है। और जहां रोज जो राहुल गांधी कल्पना कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक ऐसी फैक्ट्री होगी जिसमें जो मैदा और आटा है इसका जो गुंथन होगा वो मशीनों से होगा। वो जो तेल के कढ़ाई होंगे उसके अंदर जो जलेबे के लिए मिक्सचर जाएगा, उसके लिए हलवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए वो मशीन उसको डालेगी। फिर ये कहेंगे कि साहब उससे तो रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार खत्म नहीं होगा, रोजगार बढ़ेगा।
उसके मार्केटिंग नेटवर्क्स होंगे, उसके लिए आपका डॉलर आपके देश के अंदर आएगा, आपका रुपया मजबूत होगा और इस प्रकार के हजारों लाखों उद्यमी पैदा होंगे। जिस प्रकार से आप अमूल फैक्ट्री है आपकी गुजरात की, जहां दूध बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, तो वह पुराने दूधिये नहीं बनाते हैं, वह फैक्ट्रियां ये सब काम करती हैं। पूरी फैक्ट्री है अमूल की, मदर डेयरी की और पराग की और सबकी, नंदिनी की। उसी प्रकार से करोड़ों रुपए के व्यापार के लिए आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी, उन मशीनों पे काम करने वाले लोग बनाने पड़ेंगे, पैकेजिंग वाले लोग बनाने पड़ेंगे और उसके लिए मार्केटिंग टीम होगी, पूरे नेटवर्क्स होंगे और विदेश के अंदर जब ये माल जाएगा तो उससे एक्सपोर्ट इनकम होगी और रुपया मजबूत होगा। तो कृपा करके किसी का ऐसे मजाक उड़ाने का प्रयास न करें जिसके बारे में आपकी अज्ञानता का दोष उसको भुगतना पड़े, और ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। मैं विनेश फोगाट का भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जब उनसे कहा गया था कि बात कर लीजिए और एक आदमी हमारा रहेगा और वीडियो बनेगी, तो विनेश फोगाट ने कहा था ये सोशल मीडिया में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा जाएगी तो, और फिर बात नहीं हुई थी। एक बात और उन्होंने कही, बड़ी धीमे से बोली, बड़ी कम शब्दों में बोली, लेकिन मैंने उसका मतलब निकाला। उन्होंने ये कहा, जब मेरे पदक छीना गया, मुझे पदक नहीं मिला, उसको प्रोटेस्ट नहीं किया गया। एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ गया और लड़के जीता, लेकिन हमारे देश को एक पदक मिलने वाला था, गोल्ड मिलने वाला था या सिल्वर मिलने वाला था, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई। और जब बाद में केवल फोटो शूट के लिए लोग आए, ये दिखाने के लिए विनेश फोगाट के साथ हम खड़े हैं। और विनेश फोगाट ने एक बात और कही, उनसे ये कहा गया कि अगर हमारी बात मान ली होती तो तुम्हें सिल्वर मेडल मिल गया होता। इसका मतलब यह है, अगर तुमने वो फोटो शूट करने के लिए और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को गिराने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करा ली होती और सोशल मीडिया में जाके उसका गुणगान हो गया होता, एक पक्ष को फायदा हो गया होता, चाहे तुम्हारे पक्ष का कुछ भी होता। तो विनेश फोगाट ने बिल्कुल सही कहा कि देश के हमारे खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो देश के अंदर विजेता नहीं बनेंगे। क्या गया 70 लाख रुपए खर्च किए गए विनेश फोगाट पे, और वो विनेश ने बताया 3-4 साल में किए गए। 3-4 साल में 70-80 लाख रुपए आपने खर्च किए। विनेश ये भी कहा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री एक एक दिन में इनके स्टाफ, सुरक्षा, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, इस पे ही इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। और विनेश ने यह भी कहा कि 70-80 लाख रुपए मुझसे ले लो और जय शाह साहब से कहो, अमित शाह के जो सुपुत्र हैं उनसे कहो कि एक ओलंपिक में जाके एक मेडल ले आए। मेडल पैसों से नहीं मिलते हैं, पैसे मेडल मिलते हैं पसीने से, मेडल मिलते हैं मेहनत से। तो मैंने अपनी बात कही, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बताऊंगा किसको वोट दूंगा, किसको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये उचित नहीं है, ये सेफ भी नहीं है बताना किसको वोट दूंगा। लेकिन मैंने अपनी वार्ता से आपको ये बताने का प्रयास किया कि मेरी जो दिमाग में होगा, जो पत्रकार लोग पूछते हैं पोलिंग बूथ पे जाके आपके दिमाग में क्या होगा, मेरे दिमाग में यही होगा कि जिन्होंने किसानों को परेशान किया है, जिन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लाई है, जिन्होंने केवल पूंजीपतियों के हित में काम किया है, मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। एक चीज और देख रहा हूं मैं हरियाणा के अंदर, इलेक्शन के अंदर देख रहा हूं, जहां उन्हें लग गया है कि वो नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने अपने 3-4 प्रॉक्सीज खड़े कर दिए हैं, BCDEF, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग, उन्हें पैसा देके, और उनका प्रचार अचानक जोर पकड़ रहा है कि वो ये पार्टी चाहती है, बड़ी पार्टी चाहती है वो न जीते, ये जीत जाए, जिससे एक स्थिर सरकार हरियाणा के अंदर आए। तो ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, स्थिर सरकार दीजिए, ऐसी सरकार दीजिए जिसके पास फुल मेजोरिटी हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग अगर किसी BCDEF को वोट देंगे तो उससे जो हमारी स्थिरता है हरियाणा की खत्म हो जाएगी, और वास्तविकता में जो वो चाहते हैं कि वो न जीतें, वो जो एक होता है ना हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है, खेल न खेलब न खेले देव, तमाशा घुस के देखब, वो वाली चीज ना हो। एक स्थिर सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, किसानों के साथ जो उनके वादे हैं उसको पूरा किया जाए, नौजवानों के साथ जो वादे हैं, महिलाओं के साथ जो वादे हैं वो पूरे हों, और हमारे देश के अंदर प्यार मोहब्बत का माहौल बने, और एक मिलजुल के 142 करोड़ लोग, सबका साथ और सबका विकास हो। कोई कपड़े से न पहचाना जाए और कोई दाढ़ी से और टीके से और जनेऊ से और टर्बन से न पहचाना जाए। हम सब भाई बहन हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।